हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फांसीवाद। मित्रों, फांसीवाद का उदय इटली में होता है और इसका जो फांसीवाद का जो प्रचार प्रसार है और फांसीवाद का जो उदय करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम था मुसोलिनी। हम मुसोलिनी के बारे में बहुत सी जानकारी आज प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, विश्व इतिहास के ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप इनको शेयर करेंगे तो ये उन लोगों तक पहुँचेगी जिनको इनकी आवश्यकता है, तो उनका इससे क्या है, उनका हित होगा मित्रों, और ये हित ही मुझे आगे जो कंटेंट है उसको लाने में सहयोग करेगा। तो मित्रों, आज हम पढ़ते हैं फांसीवाद के बारे में। फांसीवाद जो शब्द है मित्रों, फांसीवाद शब्द बना है फेसियो से। फांसीवाद शब्द किससे बना है? फेसियो से बना है मित्रों। और ये जो फेसियो शब्द है वो लेटिन भाषा के फासीज से कुछ मिलता जुलता है। लेटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं? फासीज। इससे क्या कुछ मिलता जुलता है और इसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर। लकड़ियों का गट्ठर। तो मित्रों, यहाँ पे जो फांसीवाद की हम बात कर रहे हैं वो फेसियो से बना है, जो कि लेटिन भाषा की फांसी से कुछ मिलता जुलता है और जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर। प्राचीन रोमन साम्राज्य में मित्रों छड़ों को या लकड़ियों के गट्ठर को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। तो ये तो मित्रों है ही, ये बात तो सामने दिखाई देती है, प्रत्यक्ष ही है कि लकड़ियों का जो गट्ठर है, जो आपस में बंधी हुई लकड़ियाँ एक दूसरे से इकट्ठी होकर जब हम बांध देते हैं लकड़ियों को तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो शक्ति का प्रतीक तो है ही। मुसोलिनी का मेन रोल रहता है मित्रों। फांसीवाद को जन्म देने वाला मुसोलिनी था। मुसोलिनी ने इटली में मतलब एक शासन व्यवस्था स्थापित की जिसको फांसीवाद कहा गया। और इसने क्या किया कि ये क्या है, हमेशा ये अपने पास हथियार रखता था। हथियार क्या रखता था मित्रों? कुल्हाड़ी। इसका हथियार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी के साथ साथ ये लकड़ियों का गट्ठर भी अपने साथ रखता था, जिसको ये शक्ति का प्रतीक मानता था। मुसोलिनी का मानना था कि लोकतंत्र को ये मतलब बिल्कुल भी नहीं मानता था। लोकतंत्र के बारे में इसके विचार जो थे वो बिल्कुल नेगेटिव थे। ये कहता था कि लोकतंत्र एक सड़ी हुई लाश है। सड़ी हुई लाश है, ये इसका स्टेटमेंट था मित्रों। अब इसके स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है अभी ये किस तरह का व्यक्ति था। कुछ इसके व्यक्तित्व के बारे में मित्रों, इसका जो ये स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र एक सड़ी हुई लाश है, तो इसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है इससे। मुसोलिनी क्या था? वो हीगल के सिद्धांतों से, जैसे हीगल ने सिद्धांत दिया था मित्रों, हीगल के बारे में आप जानते हैं, एक राजनीतिक विचारक था जिसने पुस्तकें लिखी है कई। ये क्या है, हीगल के विचारों से पूरी तरह प्रभावित था जो मुसोलिनी था। और मुसोलिनी क्या है कि हीगल के सर्वशक्तिवाद सिद्धांत से प्रेरित था मित्रों। मुसोलिनी क्या है? हीगल के सर्वशक्तिवादी सिद्धांत से प्रेरित था। अब ये मुसोलिनी जानता था कि हीगल के राज्य के बारे में जो विचार उसने अपनी बुक्स में दिए वो क्या दिए। हीगल के अनुसार क्या है कि राज्य तो साध्य और मनुष्य क्या है, एक साधन है उसको प्राप्त करने का। यानी अगर शॉर्ट में हम इसको समझें तो हीगल का कहना था कि राज्य ही सब कुछ है, व्यक्ति कुछ नहीं है। व्यक्ति मात्र राज्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। तो इसने राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इसी तरह मुसोलिनी क्या है कि राज्य को ही महत्वपूर्ण मानता था, व्यक्ति को या मनुष्य की उसके नज़र में, उसकी दृष्टि में कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। अब क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन होता है मित्रों, जिसमें वर्साई की संधि भी होती है, पेरिस शांति सम्मेलन, तो ये कहता था कि पेरिस शांति सम्मेलन में जो बातें हुई है वो सारी औपनिवेशिक भोज की तरह है। यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन को इसने बिल्कुल बेकार बताया और इसको औपनिवेशिक बोझ की संज्ञा दी। ये इसको नहीं मानता था, पेरिस शांति सम्मेलन को, औपनिवेशिक बोझ।
इसने पेरिस शांति सम्मेलन को औपनिवेशिक बोझ की संज्ञा दी। इसी तरह क्या है कि जो बिस्मार्क था मित्रों, बिस्मार्क का नाम भी हम विश्व इतिहास में सुनते हैं। तो बिस्मार्क ने जब जर्मनी का एकीकरण किया तो उसने इटली को सीआर की संज्ञा दी। क्या संज्ञा दी? इटली को सीआर का बिस्मार्क ने। इस तरह क्या है कि मित्रों एक विचारक हुए लैंगसम। लैंगसम ने कहा कि एक्सिस, जिसको हम दूरी कहते हैं हिंदी में, एक्सिस तो इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम हिंदी में दूरी कहते हैं मित्रों। ये जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया? ये शब्द का प्रयोग या शब्द जो है पहली बार मुसोलिन के द्वारा ही दिया गया था। तो इसके जो विचार हैं बिल्कुल लोकतंत्र के विपरीत थे। ये व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता था। ये कहता था कि राज्य में व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है, बल्कि राज्य ही बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा क्या है कि राज्य का महत्व है, न कि व्यक्तियों का। अब फांसीवाद के जो सिद्धांत थे उनके बारे में जानते हैं मित्रों। सिद्धांत जानने के बाद क्या होगा कि फांसीवाद क्या है, इसके बारे में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। इसके बारे में हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आखिर ये फांसीवाद है क्या। तो फांसीवाद के सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं अभी भी। इसका क्या मानना था, फांसीवाद के क्या विचार थे, इसकी क्या मान्यताएं थी। फांसीवाद का कोई वैसे तो कोई एक विचार पे आधारित नहीं था फांसीवाद, इसका कोई एक सिद्धांत नहीं था। मुसोलिन ने कहा था कि इसकी कोई भी बात है वो पूर्व में निर्धारित नहीं है। भी जैसे लोकतंत्र में तो ये बात निर्धारित होगी, भी चुनाव होंगे, वयस्क मताधिकार होगा, जनता चुन के भेजेगी, ये लोकतंत्र के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। लेकिन फांसीवाद का कोई नियम सिद्धांत पहले से तय नहीं था। इसकी जो अधिकांश बातें थी पूर्व निर्धारित नहीं थी, यानी कि इसकी कोई भी बात जो थी वो पूर्व निर्धारित नहीं थी। इसी तरह क्या हुआ मित्रों कि मुसोलिन के अनुसार क्या है, मार्क्सवाद है ना, वो भी इसके लिए आलोचना का विषय था। ये मार्क्सवाद को नहीं मानता था। मार्क्सवाद, जैसे मार्क्सवाद लाने वाले कौन थे, मार्क्सवाद की चर्चा किसने की थी? कार्ल मार्क्स के बारे में हम जानते हैं। तो उन्होंने मजदूरों को मतलब उनका हक दिलाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए मतलब मार्क्सवाद लेके आए थे वो। लेकिन ये मुसोलिनी क्या था, ये मार्क्सवाद को भी नहीं मानता था। तो ये किस चीज़ को मानता था, हम आगे पढ़ते हैं। ये कहता था कि जो ऐतिहासिक संबंध है एक राज्य का जब दूसरे राज्य के साथ संबंध होता है तो वो आर्थिक कांडों से नहीं होता है। उसमें क्या है कि राजनीति निर्धारित होती है। राजनीति के आधार पर जो एक राज्य का दूसरे राज्य के संबंध है वो राजनीति के आधार पर बनना चाहिए। यानी कि ये व्यापार को कोई मतलब महत्व नहीं देता था। दो देशों के बीच में आपस में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको कोई महत्व नहीं देता था। तो अब इसके मुख्य बिंदु हम पढ़ते हैं कि आखिर फांसीवाद की मुख्य बातें क्या थी, इसको हम जानते हैं। तो फांसीवाद के बारे में हम अच्छी तरह जान पाएंगे। तो पहला तो मित्रों पहले ही आ गई ये बात तो कि ये लोकतंत्र का विरोधी था। पहली बात तो ये लोकतंत्र का विरोधी था। दूसरी बात क्या थी मित्रों इसमें? दूसरी बात थी कि ये व्यक्तिवाद का भी विरोधी था। भी व्यक्ति की या एक मनुष्य की इसकी नज़र में कोई महत्ता नहीं थी, व्यक्तिवाद का विरोधी था। ठीक है मित्रों, फिर हम पढ़ते हैं कि ये शांति का विरोधी था। अब ये शांति का विरोधी था तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब संघर्ष प्रिय व्यक्ति था। इसको युद्धों से प्यार था, इसे शांति अच्छी नहीं लगती थी। ये शांति का विरोध करता था। कौन? मुसोलिनी शांति का विरोध करता था। अच्छा, ये स्वतंत्र व्यापार का भी विरोधी था। अभी तो पहले कह दिया, अभी दो देशों के बीच जो संबंध होते हैं वो मतलब आर्थिक आधार पे नहीं होते बल्कि उनके अंदर राजनीति छुपी होती है। तो स्वतंत्र व्यापार का तो विरोधी हो ही गया। और साम्यवाद का भी विरोधी था। ये साम्यवाद का भी विरोधी था। तो मित्रों इस तरह क्या थे, ये इसके मुख्य बातें थी फांसीवाद की। अब ये बुद्धिवाद का भी विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि कोई लोगों में जो आपस में लोग अपनी बुद्धि से काम करते हैं वो करें अपनी बुद्धि किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या
आर्थिक क्षेत्र में इटली की जो जनता है अपनी बुद्धि से कोई काम करना चाहे तो वो करे। वो ये चाहता था कि सारी जो जनता है, सब जो लोग हैं इटली के रहने वाले निवासी है, वो सब मेरी बात माने, जैसे मैं उनको चलाना चाहता हूँ वैसे ही चलाए। एक किस्म से इसकी जो शासन व्यवस्था थी, फांसीवाद जिसको हम कहते हैं, उसमें मित्रों थोड़ी थोड़ी तानाशाही की बू आती थी, तानाशाही की। एक तरह से ये तानाशाह शासक ही था। मुसोलिन जो था वो क्या था? तानाशाह था। मुसोलिन ने पहले क्या कि ये साम्यवादी विचारधारा को मानता था मुसोलिन पहले, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब इटली को साम्यवादी विचारधारा के कारण कोई मतलब लाभ नहीं हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में भी साम्यवादी विचारधारा फैली, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि इटली को कोई लाभ नहीं हुआ, कच्चे माल की कमी हो गई और आर्थिक संकटों से इटली गिर गई थी। अनुभव की भी कमी थी इटली में, लोगों के पास इतना अनुभव नहीं था, उद्योग नहीं थे, वहाँ के जो लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे, इसलिए क्या है कि वहाँ साम्यवाद का प्रसार नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि मुसोलिन ने मार्च 1919 में इटली का एक शहर था जिसका नाम था मिलान, एक जगह थी, यहाँ पे क्या है कि फांसीवाद या फासिस्ट पार्टी का गठन किया, फासिस्ट पार्टी का गठन किया। तो मित्रों ये जो पार्टी थी इसका गठन मुसोलिन द्वारा किया गया, और ये जो इसको मानने वाले, फासिस्ट को जो मानने वाले लोग थे वो काली कमीज पहनते थे। मित्रों क्या पहनते थे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फासिस्टवाद को मतलब मानने वाले जो लोग थे वो क्या पहनते थे? काली कमीज पहनते थे, इसलिए इसको काली कुर्ती दल भी कहा जाता था। इसको फांसीवाद को क्या कहा जाता? फासिस्टवाद को काली कुर्ती दल भी कहा जाता था, काली कुर्ती दल। और ये क्या है, ये इसके जो लोग थे फासिस्ट को मानने वाले, ये बहुत ही अनुशासन प्रिय होते थे और अपने साथ हथियार रखते थे एनी टाइम। जैसे कुल्हाड़ी मैंने आपको बताया, मुसोलिन रखता था अपने पास लकड़ियों का गट्ठर, तो इस तरह ये क्या है, एनी टाइम अपने पास हथियार रखते थे। और मुसोलिन जो था वो इस काली कुर्ती दल का कमांडर था, और कमांडर को क्या कहा जाता था इस फासिस्ट में? इसमें कहा जाता ड्यूस। कमांडर को क्या कहा जाता था? ड्यूस कहा जाता था। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद क्या हुआ कि एक फासिस्ट पार्टी का एक सम्मेलन होता है 1922 में। ये सम्मेलन कहाँ होता है मित्रों? ये होता है नेपल्स में, इटली में ये होता है 1922 में, नेपल्स में होता है। और ये सम्मेलन है जो इसके अंदर जो प्रधान होता है मुसोलिन होता है। हम पढ़ते हैं कि आखिर इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर इस फांसीवाद के उदय के कारण क्या थे, क्यों ये फांसीवाद आया और मुसोलिन जैसा तानाशाह शासक इटली में उदय हो गया जिसका फांसीवाद का क्यों आया, ये इसके कारण क्या थे। तो इसमें क्या, पहला कारण तो इसका है पेरिस शांति सम्मेलन ही है मित्रों। वहाँ से क्या हुआ कि इटली को निराशा प्राप्त हुई। अभी इटली ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। अब जैसे फांसीवाद के उदय के कारण पढ़ रहे हैं हम, जैसे फांसीवाद के उदय के क्या कारण रहे, तो पहला तो पेरिस शांति सम्मेलन। और पेरिस शांति सम्मेलन में जैसे इटली को निराशा प्राप्त हुई, वो जिस चीज़ की मांग कर रहा था, शांति सम्मेलन हुआ, संधियाँ वहाँ पे हुई, लेकिन इटली को कुछ नहीं मिला। मित्र राष्ट्रों की तरफ से उसने ऑस्ट्रिया को हराने का जिम्मा लिया, लेकिन वो अपना मुंह लेके रह गया, बेचारा निराश होकर वापस आ गया। पेरिस शांति सम्मेलन से उसे कुछ नहीं मिला। अब ये निराशा थी जो वहाँ की जनता में व्याप्त हो गई कि युद्ध में हम लड़े, हमारी आर्थिक जनधन की हानि हुई और हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तो वहाँ पे एक ऐसे मतलब फांसीवाद का उदय का कारण बन गया ये। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया को मतलब पराजित करने का जिम्मा दिया गया था इटली को, लेकिन 1917 में क्या हुआ कि कोपोरोतो का युद्ध होता है एक मित्रों, कोपोरोतो। 1917 में क्या होता है? कोपोरोतो को युद्ध होता है। इसमें क्या है, इटली ऑस्ट्रिया से हार जाता है। और फिर दूसरी बात क्या होता है, 1918 में विक्टोरिया वेनेटो का युद्ध होता है। विक्टोरिया वेनेटो के युद्ध में इटली जो है, इटली का सेनापति होता है एक मित्रों जिसका नाम होता है डियाज। इटली के सेनापति का क्या नाम होता है? डियाज।
तो ये डियाज क्या होता है, ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। इस तरह कुल मिला के प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, इटली अपना जो काम उसको सौंपा हुआ उसको पूरा कर देता है। फिर भी उसकी जो महत्वाकांक्षा है इटली की वो पूरी नहीं हो पाती पेरिस शांति सम्मेलन में। तो वो क्या है कि मित्र राष्ट्रों के खिलाफ सा हो जाता है, उनके विरोध में खड़ा हो जाता है। तो ये भी क्या है कि एक मुख्य कारण बनता है फासीवाद के उदय का। फिर क्या, इटली की आर्थिक स्थिति। तो इटली की जो आर्थिक स्थिति है इस टाइम में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है मित्रों। इसके बाद क्या है कि इटली का जो व्यापार वाणिज्य है उसका पतन हो जाता है। और राष्ट्र में क्या, इटली में क्या होता है कि पूरी तरह बेरोजगारी का माहौल हो जाता है, चारों तरफ बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाता है इटली में क्या है कि इटली की जनता के ये वक्तव्य आने लगते हैं, यह कहा जाने लगता है कि हमने युद्ध में विजय तो प्राप्त कर ली पर हम अपने राष्ट्र की शांति को खो दिया, परंतु हमने अपने राष्ट्र की शांति को खो दिया। इस तरह की जब जनता में भावना आती है तो निश्चित रूप से क्या होता है कि विद्रोह तो होता ही है, फिर एक नई व्यवस्था का उदय तो होता ही है मित्रों। इसी का ये परिणाम था फासीवाद। अब तीसरा इसका कारण क्या था, इटली की सरकार की असफलता। क्या होता है मित्रों, फासिस्ट पार्टी से पहले क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में गणतंत्र सरकार की स्थापना हो गई, गणतंत्रात्मक सरकार की वहाँ पे स्थापना हो गई। और लेकिन इस सरकार ने क्या है कि आर्थिक स्थिति जब इतनी खराब थी देश की, फिर भी इस सरकार ने मतलब आर्थिक सुधार से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया। और उस टाइम जो इटली का सम्राट था वो कौन था, विक्टर एमुनल। सम्राट कौन था, विक्टर एमुनल। तो ये जो विक्टर एमुनल था, अब इसने कोई सुधार कार्य नहीं किए। तो इसके काल में क्या हुआ कि जो व्यापारी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, किसान वर्ग था और जो इटली की सेना थी ये इसके खिलाफ हो गए, शासक के खिलाफ, क्योंकि ये जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, मुसोलिन को। उसने जो वो नाराज़गी वाली जनता थी, जिसको शासक से नाराज़गी थी विक्टर एमुनल से, उसको सबको अपनी तरफ कर लिया, अपने विचार की तरफ उनको अग्रसर कर लिया, एक नई विचारधारा का उदय कर दिया और वो थी फासीवाद। अब जो इसका मित्रों चौथा जो कारण था वो ये था कि इटली में चारों तरफ एक भय का माहौल था इटली में, क्योंकि वो अपने आप को क्या है कि और राष्ट्रों से कमज़ोर समझ रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब पेरिस शांति सम्मेलन होता है तो उसमें ये बात कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है, सामने आ जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध तो अवश्य भावी है। लेकिन इटली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी उस टाइम में, तो ये भय भी था लोगों के बारे में, लोगों के मन में, और उन्होंने क्या है कि फासिज्म को अपनाना उचित समझा। अब हम पढ़ते हैं मुसोलिन का जीवन परिचय। मुसोलिन के बारे में जानना मित्रों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फासिज्म है जो वो यहीं से मुसोलिन से शुरू होता है और इस पे ही ख़त्म होता है। अगर मुसोलिन को हम नहीं जान पाएंगे तो हम फासिज्म के बारे में भी बहुत कुछ नहीं पता चलेगा हमें। तो मुसोलिन के बारे में पढ़ते हैं कि इसका जन्म होता है मित्रों 1883 में। 1883 में इटली का एक प्रांत होता है मित्रों रोमाग्ना। कौन सा प्रांत होता है, रोमाग्ना एक रियासत होती है इटली की, और वहाँ एक स्थान होता है वोरो नाडी कोस्टा। यहाँ पे क्या है कि मुसोलिन का जन्म होता है। और मुसोलिन प्रारंभ में क्या काम करता था, शिक्षक का कार्य करता था मित्रों। मुसोलिन प्रारंभ में क्या कार्य करता था, शिक्षक का कार्य करता था। और इसके द्वारा एक समाचार पत्र का संपादन भी किया गया, और समाचार पत्र का नाम क्या था, एवंटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, इसको आप नोट कर लीजिए। और एवंटी नामक समाचार पत्र का वो संपादन करता था। मुसोलिन ने नेपोलियन को अपना आदर्श बनाया। तो मित्रों जो व्यक्ति नेपोलियन को अपना आदर्श मानता हो तो उसका तानाशाह होना तो अवश्य ही होता है, अवश्य भावी हो जाता है। ये तो एक सामान्य सी बात है, भी उसमें तानाशाही के गुण तो आएंगे। मुसोलिन ने क्या कहा कि उसने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था मुसोलिन ने, विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। ये जो कथन है कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है मित्रों,
तो ये उसने नारा दिया मुसोलिनी ने, विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। 1922 में मित्रों मुसोलिनी ने इटली की सरकार के समक्ष एक मांग रखी। तो अब क्या है कि वो पूरी तरह से सत्ता में आने की तैयारी में होता है मुसोलिनी, क्योंकि जनता की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है इटली की जो जनता होती है, क्योंकि इटली की जो जनता होती है वो इटली की सरकार से पूर्णतः असंतुष्ट होती है। तो वो मुसोलिनी की बातों में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, मुसोलिनी की बातों से, और जनता का साथ लेकर वो जनता को अपनी तरफ कर जनता का समर्थन पाकर ये क्या मांग करता है इटली की सरकार से मुसोलिनी 1922 में, कि इटली में 5 फासिस्ट सदस्यों की कैबिनेट में नियुक्ति की जाए। यानी कि सीधी सी बात है, अब ये सरकार में अपने पांव जमाना चाहता है इटली के शासन में, और इटली में क्या है, आर्थिक सुधार किए जाए और इटली में चुनाव भी करवाए जाए, ये मांग ये रखता है। लेकिन क्या होता है कि इसने एक शर्त रख दी, अगर मतलब इटली की सरकार 1922 की बात है मित्रों, ये कहता है कि अगर इटली की सरकार मेरी इन मांगों को नहीं मानेगी तो मैं रोम पर आक्रमण कर दूंगा। तो फिर इसको क्या कहते हैं, इसका जो रोम पर आक्रमण होता है इसको कहते हैं मुसोलिनी मार्च। और ये कब होता है मित्रों, 1922 में। तो आज के लिए इतना है मित्रों मुसोलिनी मार्च के बारे में। हम अगले मतलब जो वीडियो है उसमें जानेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।